नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी वाले। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ एकदम मस्त होंगे और स्वच्छंद पढ़ाई कर रहे होंगे। समुद्र विज्ञान का हमारा एक और टॉपिक जिसे हम आज देखेंगे वो है ज्वार भाटा, जिसे हम टाइड्स कहते हैं। इसको हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करने से पहले हम लोग जो चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर वीडियो हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहे हों तो अपने साथियों तक इसे शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम देखते हैं कि हमारा जो टॉपिक आज का है वो ज्वार भाटा क्या है। ज्वार भाटा हम किसे कहते हैं, ज्वार भाटा क्या होता है इसको समझते हैं। सर्वप्रथम कि ज्वार भाटा होता क्या है। ठीक है, ज्वार भाटाओं में हम लोग इनकी डिफिनीशन को देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो हम अब आप लोगों को स्लाइड दिखा रहे हैं ये सब सारी जो डिफिनीशन है उनको हमने लिखा हुआ है। इस पे आप लोग पॉज करके अगर आपको डिफिनीशन लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी हम समझाते हुए आप लोग को चलेंगे। ज्वार भाटा के साथ साथ हम लोग देखेंगे ज्वार भित्तियां क्या होती हैं। अगर नॉर्मल तरीके से समझा जाए तो ज्वार भाटा हम किसे कहते हैं। ज्वार भाटा से तात्पर्य जो है समुद्र तल में सामान्य उत्थान तथा पतन से है। ज्वार भाटा का अगर सामान्य अर्थों में देखा जाए तो उसको जैसे समुद्र तल में अगर उत्थान होता है या फिर पतन होता है तो उसको ज्वार कहते हैं। जो लगभग एक निश्चित अंतराल पर लयबद्ध, सावधिक, रिदमी, जिसको हम लोग पीरियोडिक है कहते हैं, परिघटना है जो घूर्णित पृथ्वी पर चंद्रमा एवं सूर्य के विभेदीय गुरुत्वाकर्षण के परिणाम होते हैं। ये जो आपका सूर्य है और ये जो आपकी पृथ्वी है और ये जो घूर्णित चंद्रमा है आपका जो एकदम परिक्रमा कर रहा है, इसी का जो है वो परिणाम है। जैसे अगर हम शाब्दिक अर्थों में समझे तो ज्वार का अर्थ क्या होता है, तो ज्वार का अर्थ समुद्र तल में उत्थान से तात्पर्य है, और भाटा भाटा का तात्पर्य है समुद्र तल में पतन। इसको देखते हैं, ये रहा। कहाँ गया, सेकेंड, ये ये चीज, ये है आपका, ये है ज्वार। और इसको जो जब गिरता है तो इसी को हम लोग कहते हैं भाटा। तो यही जो है ऊपर उठने और नीचे गिरने की प्रक्रिया को ही हम ज्वार भाटा का कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार भाटा को उत्पन्न करने वाली शक्तियां कौन कौन सी हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर ज्वार उत्पादक शक्तियों की बात की जाए तो एक जो है चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, हम देख रहे थे अभी लोग चंद्रमा देख रहे थे और ये सूर्य, बीच में हमारा पृथ्वी, दिस इज सन, दिस इज मून, और ये है आपका अर्थ। ठीक है, इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इन दोनों पर लगने, पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य का और चंद्रमा का, ये एक प्रकार से इनका कारण है। और जो इनका जो अनुपात होता है वो आपका लगता है 11:5 में लगता है इनका, क्योंकि इनके गुरुत्वाकर्षण का जो संबंध है ना वो बल जो है 11:5 में काम करता है। अगर इसको समझा जाए अर्थात चंद्रमा की ज्वारी शक्ति है, जो इस चंद्रमा की जो ज्वारी शक्ति है वो सूर्य की तुलना में 2.2 गुना अधिक होती है। 2.2 गुना अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि जो सूर्य है वो काफी डिस्टेंस पे है, लेकिन जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के काफी निकट है, जिसकी वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक पड़ता है और इसके जो गुरुत्वाकर्षण बल की सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा। ठीक है, अब हम लोग जो एक तो देख लिया हमने कि गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा क्या आता है कि पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस। ठीक है, जो कोरियोलिस बल है उससे उत्पन्न जो चीजें होती हैं उससे भी एक प्रभाव पड़ता है। ये आपका है, ये काम है, ये। ठीक है, और कोरियोलिस बल से भी प्रभाव पड़ता है। और जो तीसरा है वो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय एवं अभिकेंद्रीय क्रियाएं हैं, इनसे भी प्रकार पड़ते हैं। अब ज्वार के प्रकार को हम लोग देखें तो ज्वार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज्वार, ये है, एक जो होता है दीर्घ ज्वार होता है, एक जो है लघु ज्वार होता है, स्प्रिंग टाइप ज्वार और ये नेप टाइप, दैनिक ज्वार और अर्ध दैनिक ज्वार, इनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज
यहीं पे लिख देते हैं आप लोगों के लिए दीर्घ ज्वार, और इसको हम लोग कहते हैं लघु ज्वार। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को लिखी हुई मिलेंगी, इसमें आप लोग एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम लोग आगे चलते हैं समझाते हुए। ठीक है, ज्वार के प्रकार में दैनिक ज्वार क्या होता है और अर्ध दैनिक ज्वार क्या होता है, इनमें हम देखने का प्रयास करते हैं कि दैनिक ज्वार वे होते हैं जो चंद्रमा के विभेदिक गुरुत्वाकर्षण, दिस इज द मून, आपका मून सन है आपका, इधर से जो रोटेशन चल रही है इसकी उत्पन्न होती है। अब आते हैं कि पृथ्वी की जो है देशांतर जो है ना वो चंद्रमा से लंबवत एवं न्यूनतम दूरी पर होगा, वहां गुरुत्वाकर्षण के मान बढ़ने के कारण समुद्र तल में उत्थान होता है। अगर जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से इसका जो डिस्टेंस है वो इस दिशा में होगा। ठीक है, ये आपका एक 90 डिग्री बन रहा है, और एक जब सीधी आ जाए वो 180, तो ये अवस्था 180 वाली हो जाएगी। इन दो स्थितियों में ही ये जो दैनिक ज्वार है और भाटा जो है इनकी उत्पत्ति का संबंध होता है। अगर इसके विपरीत देशांतर पर, जैसे 0 डिग्री पर, 0 डिग्री का विपरीत क्या होता है, इसका विपरीत ही तो 0 डिग्री है, यही तो है आपका 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अगर विपरीत देशांतर पर भी उच्च ज्वार होगा, क्योंकि यहाँ पृथ्वी के अप केंद्रीय शक्तियों में उतनी ही वृद्धि होती है, पृथ्वी की जो अप केंद्रीय शक्तियां हैं यहाँ पे उतनी ही तेजी से विद्यमान होती हैं। अब जितनी अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव चंद्रमा से लंबवत देशांतर होगा, चंद्रमा अगर मान लीजिए ये मून है आपका, यहाँ से एकदम लंबवत होगा, तो जो ज्वारीय देशांतर से है 90 डिग्री पर लंबवत होगा। ठीक है, 90 डिग्री पर हमारा बन रहा है, वहां भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां पे भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है, और 180 डिग्री पे आपकी ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो गिर रहा है वो 90 डिग्री पे गिर रहा है, और जो उठ रहा है वो 80 डिग्री। ठीक है, ये दो स्थितियां हैं। अब इसमें एक चीज और देखते हैं कि पृथ्वी के अभिकेंद्री बल अतिरिक्त कार्य करते हैं तथा अप केंद्रीय शक्तियों के समतुल्य होते हैं, जिससे पृथ्वी की घूर्णन जो है नियत रहती है। अब जो दूसरा बल है हम लोगों का, एक देख लेते हैं, एक कर्षण बल जिस जो कार्य करता है, कर्षण बल, कर्षण बल को कहते हैं हम लोग ट्रैक्टिव फोर्स, ट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है कि इन देशांतरों से जल ज्वारीय देशांतरों की ओर कर्षित होते हैं, जिसके कारण समुद्र जल में पतन होता है, अर्थात भाटा होता है, भाटा की स्थिति बनती है, समुद्र जल में पतन। ठीक है, ये है आपका समुद्र जल में पतन। कहाँ गया? ठीक है, ये है, ये जो ज्वार की स्थिति, ऊपर उठ रहा है तो ज्वार, और नीचे गिर रहा है तो ये आपकी है भाटा की स्थिति। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर इसके बीच में जो है ज्वार भाटा के कारण समुद्र जल के स्तर में जो अंतर है, ये जो दिस इज द, ये अगर नॉर्मल आपका समुद्र का वाटर है, तो जो इसका जल स्तर है, इसके जल स्तर में भी तो अंतर आ रहा है, ये ऊपर उठ रहा है नीचे गिर रहा है, जो इसके जल स्तरों के अंतर में जो परिणाम आता है ना, उसे हम लोग ज्वारीय परिसर कहते हैं, जिसको हम ज्वारी परिसर कहते हैं। ज्वारी परिसर मीन्स टाइडल रेंज, टाइडल रेंज। ठीक है, टाइडल रेंज हम जिसको कहते हैं। अब इनके बीच दो ज्वारों के बीच अंतर, ये जो है एक ज्वार दूसरा उठ रहा है। ठीक है, इन दोनों बीच के अंतर को, जो समयांतराल है, जो इनके बीच और इनके बीच में उत्पन्न होने वाला समयांतराल है, इसको हम लोग ज्वारीय अंतराल कहते हैं। ज्वारीय अंतराल, ज्वारीय अंतराल, दैट मीन्स द टाइडल इंटरवल, टाइडल इंटरवल मतलब एक जो ज्वार है और दूसरे ज्वार के बीच उत्पन्न होने वाले समयांतराल, मतलब एक जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है फिर दूसरा जो ज्वार उत्पन्न हो रहा है, उनके बीच होने वाले इतने समय में ज्वार जो है उत्पन्न हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं ज्वारीय अंतराल, जिसको हम लोग कहते हैं टाइडल इंटरवल। ठीक है, अब जो जो ज्वार चंद्रमा के लंबवत देशांतर पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है, वो दैनिक ज्वार उत्पन्न होता है। अगर हम लोग इसको समझने का प्रयास करें तो ये है लंबवत। ठीक है, अब जो चंद्रमा है ये आपका मून है। ठीक है, अगर ये लंबवत पड़ रहा है ना, तो इस टाइम पे आपका आएगा दैनिक ज्वार, इस टाइम पे आएगा आपका दैनिक ज्वार। लेकिन ये जो अब सूर्य के और ये चंद्रमा हुए, दिस इज द मून हो गया, ये ठीक है, इसको हम लोग इसमें कहते हैं दीर्घ ज्वार, जबकि दीर्घ ज्वार दैट इज अर्ध दैनिक ज्वार, अर्ध
दैनिक ज्वार की स्थिति बनती है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि स्प्रिंग टाइड फुल मून, जिस टाइम पे फुल, दैट मीन्स कि अगर ये इधर से गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, इधर से सूर्य का अगर 5 लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, इधर से पृथ्वी भी रिपल्सन लगाएगी, रिपल्सन गुरुत्वाकर्षण 5। ठीक है, और इधर से अगर मून है, अगर 11 किलोमीटर के आसपास का जो गुरुत्वाकर्षण लगा रहा है, तो इधर भी ये पृथ्वी अपना 11 किलोमीटर के रेंज में लगे। दैट इज दोनों के आसपास का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो एक दूसरे को खींच के बराबर किया रहता है। अब जैसे नॉर्मल कहा जाए कि एक ही देशांतर पर जो दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति है ना, वो 24 घंटे 52 मिनट में होती है। जैसे एक देशांतर पर अगर आपका जो है, ये देशांतर है आपका, अगर इस पे दैनिक ज्वार आ रहा है एक बार, तो अगर उसकी जो पुनरावृत्ति होगी ना, वो 24 घंटे 52 मिनट में होगी, 52 मिनट की देरी से। ठीक है, 52 मिनट की देरी से होती है। यहाँ को समझा जाए तो जो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो तो सिर्फ 24 घंटे की है। पृथ्वी जो घूर्णन गति है उसकी 24 घंटे की है। लेकिन ये लेकिन ये 24 घंटे 52 मिनट में क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो 24 घंटे है, लेकिन जो चंद्रमा है ना, जो चंद्रमा है उसका जो परिक्रमण पथ है वो गतिशील है। ठीक है, जो चंद्रमा का परिक्रमण पथ का गतिशील होना है, जिसकी वजह से वो 26 मिनट या फिर 52 मिनट की देरी आती है। 26 घंटे 52 मिनट। 26 इसलिए है क्योंकि वो जब 12 घंटे करेंगे तो वो 12 घंटे 26 मिनट में आ जाएगा, वो अर्धदैनिक की स्थिति होती है, हो जाएगी। और जब यही जो 24 घंटे 52 मिनट में हो जाएगा तो पूर्ण ज्वार की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अब इसको एक और चीज जैसे करते हैं, ज्वार के कंटेक्स्ट में समझने का प्रयास करें। ठीक है, एक मिनट, ये है ज्वार। ठीक है, ज्वार, अगर इसको हम लोग समझते हैं 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री +1 जो है ना, अतिरिक्त बल रख रहा है, अतिरिक्त बल लग रहा है। और वही 180 डिग्री पर भी +1 अतिरिक्त बल लग रहा है, अतिरिक्त बल। और ये 0 डिग्री चंद्रमा के कंटेस्ट में है, और ये 180 ये पृथ्वी पर लग रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 0 पर ये चंद्रमा का विभेदी गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, विभेदी गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा का है गुरुत्वाकर्षण बल, इस चीज को याद रखिएगा। और 180 पर पृथ्वी का अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल काम, क्योंकि पृथ्वी का भी तो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है भाई। जो अगर चंद्रमा अगर किसी चीज को पृथ्वी से अट्रैक्ट अपनी तरफ कर रहा है, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी उतने ही फोर्स के साथ उस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब वही जो है घाटा वाली स्थिति होती है, वो 90 डिग्री पे होती है, 90 डिग्री पूर्व और 90 डिग्री पश्चिम देशांतर। और ये इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये अपकेंद्रीय बल है, ये अपकेंद्रीय बल की स्थिति है, जो अपकेंद्रीय बल। और जो भाटा है वो आपका अभिकेंद्रीय बल की स्थिति है। अपकेंद्रीय बल का मतलब जो चंद्रमा वो उसको पुल कर रहा है, ठीक है, खींच रहा है। और अभिकेंद्रीय का मतलब ये है नीचे नीचे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उसको खींच रहा है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपकी भाटा वाली स्थिति होगी, ये आपकी भाटा की स्थिति होगी। ये अगर 90 डिग्री पे है तो वो भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर यहाँ पे एक चीज और, जैसे अगर हम प्रश्न के तौर पर देखा जाए, तो अगर मान लीजिए प्रश्न अगर किया जाए कि दिए गए देशांतर पर अर्ध दैनिक ज्वार की पुनरावृत्ति 24 घंटे 52 मिनट में होती है, ये कथन सही है या फिर गलत है? स्टेटमेंट के तौर पे है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि ये कथन सही है। 24 घंटे 52 मिनट में ही अर्ध दैनिक ज्वार की भी पुनरावृत्ति हो रही है, 24 घंटे 52 मिनट। ठीक है, अर्ध दैनिक ज्वार जो है ना, वो 24 घंटे 52 मिनट में ही इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। क्यों हो रही है? तो ठीक है, ये चीज है। कहाँ गए आप लोग को ये था। इसको भी समझ लेते हैं। ये है आपकी अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति, ये है आपकी पूर्ण ज्वार की स्थिति। ठीक है, दैनिक ज्वार की स्थिति इसको कहते हैं डायमंड, और ये है अर्धदैनिक ज्वार की स्थिति। ये जो आपका है 24 घंटे में
उठने की प्रवृत्ति इसकी 2 बार आने की प्रवृत्ति, ठीक है। नॉर्मल जो है वो 2 बार आता है, ये हाई टाइड होता है, हाई टाइड होता है, और ये लो टाइड होता है। और ये जो दैनिक ज्वार में होती है वो स्थिति 1 बार की होती है। अर्ध दैनिक ज्वार ये आपका हो गया अर्ध दैनिक, अर्ध दैनिक, और ये हो गया आपका दैनिक ज्वार, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी जो हम लोग आगे देखेंगे वो है, और एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली चीज है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि जो है, इसको मिटा देते हैं, इसको पहले मिटा, तो मिटाने के बाद हो गया, ठीक है। अब जो जो इनकी जो ज्वार उत्पादक शक्तियां लग रही है ना, उनमें एक चीज और भी ध्यान रखना है कि ज्वार उत्पादक जो बल लगता है उनमें क्षैतिज बल ही महासागरों में ज्वार उत्पन्न करता है, ठीक है। एक नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ पे कि क्षैतिज बलों के कारण ही समुद्र में ज्वार उत्पन्न होते हैं, ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा कि क्षैतिज बलों के कारण ही आपका जो है ज्वार उत्पन्न होता है। अगर हम लोग यहाँ पे अगर नॉर्मल अगर आपकी बात करें मासिक ज्वार, मंथली जो होता है, मासिक ज्वार में क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वीय शक्तियों के हार्मोनिक सम, अथवा जिसको हम लोग संयुक्त शक्ति या फिर वेक्टर सम से जो उससे उत्पन्न करते हैं। और इस स्थिति में आपका 2 ज्वार उत्पन्न होते हैं, एक जो है आपका दीर्घ ज्वार, इस जिसको हम लोग स्प्रिंग टाइड कहते हैं, और एक होता है लघु ज्वार, जो कि ये रहा आपका, ये सारा चीजें ये आपका, तो ये रहा, ठीक है। ये है आपका स्प्रिंग टाइड और ये है निप टाइड, इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा सॉरी, कि जो है दीर्घ ज्वार है ना, प्रत्येक 15 दिन या अमावस्या या पूर्णिमा को उत्पन्न होता है, या इसमें दे रखा होगा कहीं, ये दिस इज फुल मून पीरियड एंड एनर ड्यूरिंग न्यू मून, ठीक है। वो चीज अपने एक मैप में समझी थी। अब आते हैं इनको समझने का प्रयास करते हैं कि जो दीर्घ ज्वार है वो पूर्णिमा एवं अमावस्या को उत्पन्न होता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी एक ही क्षैतिज तल में प्राप्त होंगे, क्षैतिज तल में प्राप्त होंगे। दिस इज द, ये चीज आपकी कहाँ गई, कौन सा ये था, ठीक है। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं हम लोग। इरेज करने के बाद ऐसी चीज जल्दी से हो जाओ भाई इरेज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बस हो ही गया है इरेज, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बस, ठीक है। पेन ले लेते हैं, पेन कहाँ गई, ठीक है। जैसे अब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो स्प्रिंग टाइम में कि दीर्घ ज्वार पूर्णिमा एवं अमावस्या को ही उत्पन्न होता है, ठीक है। ये आपकी स्थिति है। जैसे अगर मान लीजिए समझ लीजिए ये चंद्रमा है, दिस इज द मून आपका, ये है आपका सन, और ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है। यह जो है चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य हो, ठीक है। दिस इज द फुल मून, जिसको कहते हैं हम लोग न्यू मून, ठीक है। तो ये जो दशा होती है ना, ये अमावस्या की दशा होती है, अमावस्या, ठीक है।
और इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं युति की दशा। ठीक है, युति, इस चीज को भी याद रखिएगा कि अगर ये जो, और इसी को कहते हैं ना, अगर ये तीनों इस क्षैतिज अवस्था में प्राप्त होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिजगी। अगर आपसे पूछा जाए कि सिजगी क्या होती है, इसको हिंदी में भी यही लिखते हैं, सिजगी। तो सिजगी की दशा वही होती है जब चंद्रमा जो है ना वो सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य होता है, दैट मीन्स अमावस्या का समय होता है, तो वही होती है आपकी सिजगी की अवस्था कहलाती है। अगर यही विपरीत में प्राप्त हो, जैसे कि पृथ्वी है वो चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य होगी, तो वो ये वाली जो स्थिति है ये होती है आपकी फुल मून, दैट मीन पूर्णिमा की अवस्था। इन दोनों दशाओं में दीर्घ ज्वार उत्पन्न होंगे, क्योंकि चंद्रमा में पृथ्वी की शक्तियां पृथ्वी के अपकेंद्री बलों के साथ सदिश योगफल में प्राप्त होते हैं। दैट मीन्स ये दीर्घ ज्वार क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि ये जो आपका है 180 का बन रहा है, इसमें भी 180 बन रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जब अब आते हैं लघु ज्वार में, ये आपका 90 बन रहा है और ये भी आपका 90 की अवस्था बन रही है। ठीक है, तो उच्च ज्वार जिसके परिमाण एवं आयाम निम्न होते हैं, क्योंकि यहाँ चंद्रमा एवं पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति प्रतिस्पर्धी होती है। लघु ज्वार महीने के प्रथमांश एवं तृतीयांश पर प्रकट होते हैं, जब तीनों पिंड समकोणीय दशा में प्राप्त होते हैं। तो ये चीज आपकी अवस्था होगी। ठीक है, अब इसी में जो हम लोग समझने का जो, अगर मान लीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपकी अवस्था हो गई। ये आपका सूर्य, सूर्य ने लगाया आपका, सन ने लगाया 5 मीटर, 5 मीटर जल को उठा दिया। फिर ये आपके चंद्रमा, तो चंद्रमा ने आपका जल को जो है वो 11 मीटर उठा दिया। तो अब इन दोनों का जो रिपल्सन बल लगेगा, इधर प्रतिकर्षण बल, तो वो पृथ्वी भी अपनी तरफ से इनको खींचेगी। ये चंद्रमा का 5 जो है 5 मीटर का जो है बल है इधर लगाएगी, फिर जो सूर्य का है 5 मीटर बल पृथ्वी लगाएगी, फिर इधर चंद्रमा का जो है वो 11 मीटर का बल इधर पृथ्वी लगाएगी। दैट मीन्स ये जो 16 मीटर अगर इधर होता है तो इधर उत्थान भी होता है। ठीक है, जो उत्थान और पतन दोनों अवस्थाएं क्रियाएं एक साथ होती हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर इधर जितना इधर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल करके जल को उठाया जाएगा, उतना ही उधर पृथ्वी द्वारा भी उसका पतन किया जाएगा, तो उतना ही बल लगाया जाएगा। चंद्रमा भी जितना बल लगाएगा उतना ही पृथ्वी भी उसके विपरीत दिशा में बल लगाएगी, क्योंकि पृथ्वी का जो अपना गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी उस चीज को फील करने के लिए आगे आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसी में जो चीजें है ना वो, ये तो हम लोग समझ गए नॉर्मल चीजें। ठीक है, ये चीज उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक जो चीज है वो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग टाइट के प्रकाश में, कि जो है स्थिति दो होती है, एक इक्विनैक्सियल, ठीक है, जिसको हम लोग समाहारनिश बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, एक जो सूर्य की अवस्था होती है वो 21 मार्च को प्राप्त होती है, 21 मार्च, और जो विषुवत ज्वार की अवस्था प्राप्त होती है, विषुवत ज्वार, विषुवत पर जो ज्वार है वो 23 सितंबर को प्राप्त होती है। और सॉल्स्टाइल जो दूसरी अवस्था है इनकी टाइट के प्रकार में, सॉल्स्टाइस, ये जो है आपकी कर्क और मकर रेखा, कर्क रेखा पे आपको 21 जून को प्राप्त होगी और मकर रेखा पर ये 22 दिसंबर को प्राप्त होगी, 22 दिसंबर। ठीक है, और यहीं पे एक चीज आप लोग और नोट कर लीजिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं उपभू, अपभू क्या होता है, उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये मान लीजिए आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका दूरी है और यहाँ पे आपका मून है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे मून है और ये आपका सूर्य है। ठीक है, यहाँ पे आपका सन है। तो ये जो नजदीक वाली स्थिति है ना, ये आपकी चंद्रमा के कंटेस्ट में अभी समझेंगे, फिर उसके बाद सूर्य के कंटेस्ट में समझेंगे, क्योंकि जो पृथ्वी का परिक्रमण पथ है ये है, इसीलिए ये पृथ्वी का परिक्रमण पथ। ठीक है, एक जो अवस्था नजदीक वाली आती है, एक जो अवस्था जो काफी दूर वाली होती है, इसको भी मून के कंटेस्ट में समझे। अगर जो नजदीक वाली अवस्था आती है तो उसको हम लोग कहते हैं उपभू, उपभू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिगी। ठीक है, और ये जो आपकी दूर वाली अवस्था बनी ना, जो दूर वाली अवस्था बनी उसको हम लोग कहते हैं अपभू।
ये चंद्रमा के कंटेस्ट में है, उपभू और अपभू। इस चीज को बहुत ही ध्यान रखिएगा, ये बार बार आपके प्रश्न में पूछे जाने वाली चीजें हैं। अपभू जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एपोटू, क्योंकि ये कभी कभी अपभू की बजाय इंग्लिश में भी वर्ड दे देता है, तो वो समझ में नहीं आता हिंदी और इंग्लिश में, इसकी वजह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर फिर ये आपका जो हो गया, ये आपका चंद्रमा के संदर्भ में हो गया, ठीक है। अगर यही आपका अगर सूर्य के संदर्भ में समझा जाए, तो जो दूर वाली अवस्था होगी वो अपसौर होगी, जो दूर वाली अवस्था है वो अपसर होगी, और जो नजदीक वाली अवस्था है वो उपसर। और इसी से समझ लीजिए कि अपसौर ज्वार और ये उपसौर ज्वार, ज्यादा दूरी वाली ये है और ये है कम दूरी वाली ज्वार की अवस्थाएं भी प्राप्त होती हैं। इसी अवस्था में जो है आपका फंडी जो है ना, फंडी, ये रहा आपका फंडी, ये है फंडी पे। और जो जिसकी अवस्था की वजह से ये जो आपको डिस्टेंस प्राप्त हो रहा है ना, इतनी ज्वार भाटाओं की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। 9 मीटर की, 10 मीटर की, 11 मीटर की, 12 मीटर की, 13 मीटर की, और अभी तक जो सबसे हाईएस्ट एक बार प्राप्त हुई थी वो है 18 मीटर। इस चीज को एक बार नोट कर लीजिएगा कि 18 मीटर तक प्राप्त हुई है। नॉर्मल जो है ना वो 12 मीटर, 15 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर के आसपास प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी अवस्था जो है वो कम 18 मीटर के आसपास पाई गई थी। अब एक और टॉपिक लिख लीजिए जो जो समझ में नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रत्येक माह की सप्तमी अथवा अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति केंद्र पर मिलाने वाली रेखाओं के 90 डिग्री कोण पर बनती है। अब हम लोगों का जो एक आखिरी टॉपिक है जो छूटा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं कि टाइडल बोर किसे कहते हैं। दैट मीन्स ज्वार भित्ति किसे कहते हैं। ये है आपका ज्वार भित्ति, ठीक है। टाइडल बोर किसे कहते हैं, नॉर्मल अगर समझने का प्रयास किया जाए कि जब किसी नदी में ज्वारी तरंगे प्रवेश करती हैं, इसको, ये तो आपकी डिफिनीशन हुई, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग चलते हैं समझाने के प्रोसेस पे। ये है आपका क्या, ये 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 जो आपकी अवस्था बन रही है जब किसी नदी में ज्वारी तरंगे जो है, ये जब नदी है आपकी, इसमें ज्वारी तरंगे प्रवेश कर रही हैं, तब ऐसी स्थिति में जो है ना, ये समुद्र का जल नदी के प्रवाह में अवरोध बनता है, ठीक है। ये इधर से बल लगा रहा है, ये इधर से, तो ये जो है अवरोध, यहाँ पे अवरोध वाली स्थिति बन जाती है। इस प्रकार नदी में प्रवाहित होने वाले जल में यदि उसकी मात्रा अधिक हो, यानी इसकी मात्रा अगर अधिक हुई या फिर जिसकी मात्रा अधिक हुई, तो ज्वार की प्रगति में बाधा पड़ती है। इसके फलस्वरूप नदी के जो उथला, ये जो आपके पास है, आपके उथले भाग मिलेंगे ना, ये अब गहराई वाला क्षेत्र, नदी जो है उथला वाला क्षेत्र में है, तो यहाँ पे जो है ज्वारी लहरें ना बहुत ऊंची उठ जाती है, ठीक है, ऊंची उठ जाती है। इसी ऊंची लहर का जो है अग्र भाग जो है ना, वो दीवार की तरह खड़ा हो जाता है, ऐसे खड़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसे खड़ा। और जो इसका पृष्ठ भाग है ये लंबा हो जाता है, ये लंबा वाली स्थिति में आ जाती है। तो इसी को हम लोग कहते हैं ज्वार भित्ति, ठीक है। ए टाइडल बोर इज अ वॉल ऑफ वाटर दैट सर्ज अप रिवर विद द एडवांसिंग हाई टाइड, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नॉर्मल समझने का है, कुछ इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो अब ज्वार मतलब अगर ज्वार भित्ति भी समझ लिया हमने, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने लिखा, ठीक है। एक सेकेंड, ये, ठीक है। ये है इम्पैक्ट ऑफ टाइडल बोर, इनके प्रभाव क्या है, ज्वार भित्तियों से होने वाले प्रभाव क्या है। तो टाइड्स आर स्टेबल एंड प्रेडिक्टेबल बट टाइडल बोर्स आर लेस प्रेडिक्टेबल एंड कैन बी डेंजरस, ठीक है। दूसरा क्या है, टाइडल बोर कैन एडवर्सरी अफेक्ट शिपिंग एंड नेविगेशन स्टडीज, मतलब जो है नेविगेशन जो है और फिर शिपिंग जो है, परिवहन जो क्षेत्र होता है ना, उसमें प्रभावित करते हैं। जो नदियों के पास बने होते हैं, बंदरगाह होते हैं, फिर वहां पे ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। फिर यहाँ पे दे रखा है कि बोट एंड शिप कैन कैप्साइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग टाइडल बोर्ड, उसकी वजह से काफी दिक्कतें होती हैं। फिर आता है टाइडल बोर्ड डिसरप्ट फिशिंग जोन, जो है फिशिंग जोन जो मछली क्षेत्र होता है उसको वो प्रभावित करते हैं। फिर क्या लिखा है, टाइडल बोर्ड हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोलॉजी ऑफ द रिवर माउथ, जो है नदियों का मुहाने का जो है उसका पर्यावरणीय जो क्षेत्र है उसको प्रभावित करता है। फिर टाइडल बोर्ड अफेक्टेड स्टोरेज आर रिच फीडिंग जोन्स एंड फीडिंग ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सेवरल फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ,
जो जीव जंतु वहाँ के जो उनका भोजन भरण पोषण होता है, नदियों के जो द्वारा जो लाए गए चीजें होती हैं, वो उनसे इन्फेक्ट होता है जब ज्वार आता है। तो एनिमल हिट बाय द लीडिंग एज ऑफ अ टाइडल वेव कैन बी बर्ड एंड द सिल्टी वाटर, ठीक है, कार्निवोरस एंड आर कॉमन बिहाइंड टाइडल वेव। ये हो गया। अब इसी में हमने भाटा की स्थिति को भी देख लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ भाटा। भाटा ज्वार हमने ज्वार भित्ति भी देख ली, और ये भाटा की स्थितियों को देख लेते हैं एक बार। हमने जो है सारी चीजें लमसम पढ़ ली हैं, एक बार इन सब चीजों को रिवाइज कर लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइड्स क्या होती हैं। टाइडल बल्ब्स आर हायर ऑन वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, ठीक है। टाइडल करंट इन ओपन ओशियन आर वीक। टाइडल बल्ब्स बिकम लो व्हेन हिटिंग मिड ओशियनिक आइसलैंड। द शेप ऑफ बेज एंड स्टोरेज कैन मैग्नीफाई टाइड्स इंटेंसिटी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फोनेंट शेप्ड बे ग्रेटली इंक्रीज टाइडल मैग्नीट्यूड। बे ऑफ फंडी हमने जो अभी अभी पढ़ा, बे ऑफ फंडी जो एग्जाम्पल पढ़ा था, उसको इन्होंने इसी में ऐड करके आपको सब जो हमने समझा दिया ना, बस उसी को आपको बस लिख देना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको एक बार जो चीजें, एग्जाम का क्या होता है, जो किसी टॉपिक का क्या मेन टॉपिक अगर आपके पास है, तो टॉपिक का मतलब ही क्या होता है कि अगर आप जो आपकी जो समझ है, बस उसी को आपको रिटन शब्दों में निकाल देना है, ठीक है। आपको उसको पेज पे उतार देना है, बस वही है आपकी राइटिंग स्किल्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप चीजों को रटें या फिर रटेंगे तभी होगा, नहीं। कुछ चीजें होते हैं जो डाटा के रूप में, सारी चीजें जरूरी नहीं कि डाटा हर चीज में प्राप्त हो, लेकिन कुछ चीजें डाटा के रूप में याद भी रखनी पड़ती। लेकिन अगर किसी टॉपिक, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो जो समझ है आपको बस उसी को उतार देना है, आंसर राइटिंग के फॉर्म में लिख देना है, जो अपनी लैंग्वेज है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए देख लेते हैं कि हमारे जो है बचे हुए टॉपिक्स में क्या क्या है। हमने सारे टॉपिक्स लमसम कवर कर लिए हैं, या फिर कोई भी चीज है जो हम लोग नहीं समझ पाए हैं या फिर छूटा हुआ है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये है एक्सट्रीम हाई टाइड की अवस्था, ठीक है। हाँ, ये जो 180 है, बस इसी को याद रखिएगा, 180 एंड 90 डिग्री, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आपका ज्वार भाटा एकदम सिंपल सा बेसिक में समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे जो है सूर्य जो है दूर की अवस्थिति है, तो वो अक्षौर कहलाती है। अगर फिर पृथ्वी जब रोटेट करती है, तो नजदीक जो उसका चक्कर दीर्घवृत्ताकार कक्षा, उसमें जब नजदीक पहुंचती है, तो वो उपसौर कहलाती है, ठीक है। अब ये जो चंद्रमा है, इसको रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। चंद्रमा की दूर की अवस्थी क्या कहलाती है? अपभू। और जो नजदीक आ गई, उपभू, ठीक है। नजदीक आ गई तो उपभू, अगर दूर चली गई तो अपभू, बस वही चीज याद रखना है, और उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। ये तो डिफिनेशन है, आप लोग एक बार मूव करके देख लीजिएगा, जो कि हमने समझा दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया। और डिफिनेशन को नॉर्मल तौर पे लिखा जाए ना, रजवार भाटा की डिफिनेशन को, तो बस इतना सा लिख लेना है कि उनका तात्पर्य सामान्य उत्थान तथा पतन से है, जो लगभग एक निश्चित अंतराल पर लयबद्ध, सावधि, रिदमिक परिघटना है, जो घूर्णित पृथ्वी और चंद्रमा एवं सूर्य के विभेदी गुरुत्वाकर्षण के परिणाम होते हैं। बस इतना लिख देना है आपको हिंदी में। मैंने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था, उसको मैंने हिंदी में बता दिया, बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये टाइप्स ऑफ टायर्स हमने देख ही लिया है, ठीक है। इसको इंग्लिश में ये हमने हिंदी में समझा दिया है। फिर ये स्प्रिंग टाइड हमने देखनी है। ये मासिक ज्वार होते हैं आपके, दीर्घ ज्वार और जो लघु ज्वार, वो हमने देख लिया। फिर ये रोटेशन को हमने समझने का प्रयास किया। लो टाइड, हाई टाइड, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द क्या होता है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने, मतलब एक हमने उसको अनुपात के रूप में समझाने का प्रयास किया था, 11:5 के रूप में, कि अगर 11 इधर से लग रहा है तो 11 पृथ्वी भी अपना लगाएगी, और 5 उधर से लग रहा है तो 5 पृथ्वी भी अपना लगाएगी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है टाइडल बोर, हमने देख ली ज्वार भित्ति क्या होती है। फिर उनसे पड़ने होने वाले इम्पैक्ट को हमने देख लिया, प्रभाव क्या होते हैं। फिर हमने ज्वार भाटा के प्रभाव क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या, उनके चरित्र क्या होते हैं, उनको देख लिया हमने। ये बे ऑफ फंडी हमने देख लिया था, जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है। ये स्थिति थी, हमने ज्वार भाटा समझने का प्रयास किया कि ज्वार भाटा अगर अगर आपको वास्तव में अगर पूछ दिया जाए सामने दिखता कैसा है, तो वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हमने देख लिया था। अब आते हैं इनका ये अर्ध दैनिक ज्वार और दैनिक ज्वार की स्थिति क्या होती है, इनमें अंतर क्या होता है टाइड में, वो हमने देख लिया था। ये वाली स्थिति है, इनको इमेजिनेशन के माध्यम से समझिए। ये जो पृथ्वी है घूर्णित कर रही है, सन आया, ये चंद्रमा है, ठीक है। 180 बना तो मून की अवस्था आ गई,
अब यहाँ पे आया निप टाइड बन गया, सीधे 180 पे हाई टाइड बन गया, ठीक है, स्प्रिंग टाइड जिसको कहते हैं, हो गया। बस इसको सोलर टाइड और लूनर टाइड इस चीज में भी ध्यान रखिए। ये हमने देखी आई स्प्रिंग टाइड फुल मून की अवस्था क्या होती है, और ये अमावस्या की अवस्था क्या होती है। फुल मून दैट मीन्स पूर्णिमा, अगर जैसे फुल मून है, पूर्ण चंद्रमा है, तो उस दिन पूर्णिमा की अवस्था होती है। अपने शब्दों में जैसे लोकल शब्दों में भी पूर्णिमा बोला जाता है, अमावस्या, अमावस्या को कहा जाता है काली रात। बस वही है, काली रात का मतलब जो चंद्रमा जो है ना वो सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ गया है, जिसकी वजह से उजाले की कमी हो जाती है, बस वही चीज है। और ये नीप टाइड में फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर भी हमने देख लिया 90 डिग्री का बन। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्या है, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल ये हमने समझ लिया। ये इक्विनोक्शियल सूर्य की स्थिति जो है 21 मार्च 22 मार्च को अगर पूछा जाए तो आप लोग बताने में सक्षम हो, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। और ये टाइडल बोर की अवस्था थी उसको भी हमने देख लिया। चलिए तो ठीक है, हमने हमारे जो आज का जो टॉपिक था वो ज्वार भाटा, हमने लमसम सब सब कुछ देख लिया, सब कुछ अच्छे से समझने का प्रयास किया हो। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ऐसा कुछ लगा हो कि नहीं जो आपको समझ में ना आया हो, तो आप लोग एक बार पुनः चर्चा कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें समझाने से पहले ही आप लोगों का एक बार फिर रिविजन करवा देंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को फिर चीज़ें फटाफट समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आज की कक्षा को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो और लगा के एकदम मेहनत करते रहिए, जैसा भी है, जैसा भी हो। अगर आपका मन भी नहीं करता है तो भी आप किताब खोल के बैठ के देखा करिए, थोड़ी देर में आपका मन लग जाएगा। यही तो अवस्था है जो जब आपको एकदम दबा के मेहनत करनी है। तो चलिए कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद।